कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा और बीजेपी आलाकमान से मुलाकात में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है, उसमें आगामी यूपी विधानसभा चुनाव की कमान एक बार फिर से अमित शाह ही संभालने जा रहे हैं। यूपी में नौकरशाहों का हावी होना और मंत्रियों और विधायकों या जनप्रतिनिधियों की न सुने जाने से असंतोष सबसे ज्यादा है। योगी को इस मुद्दे को गंभीरता से तत्काल निपटने को कहा गया। न सिर्फ कहा गया, बल्कि इसके लिए एक प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो शक्ति प्रदर्शन जैसा माहौल बना, उसको लेकर केंद्र सख्त है। खासतौर से पीएम मोदी के खास नौकरशाह से एमएलसी बने के शर्मा के साथ जो व्यवहार यूपी में हुआ, उसे आपत्तिजनक माना गया और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खरी चर्चा हुई। यूपी में एक विशेष वर्ग को तरजीह देने और साथ ही ब्राह्मणों व पिछड़ों के बीच में विश्वास बहाली केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने योगी को उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों पर हावी पड़ती नौकरशाही को लेकर भी कुछ गुर दिए। पीएम का स्पष्ट मत है कि जनता से किए गए वादों पर अमल होते दिखने चाहिए, जमीन पर योजनाएं उतरनी चाहिए। सीएम योगी को ये साफ संदेश दे दिया गया है कि केंद्र सरकार यूपी की सियासी और सरकारी गतिविधियों को सीधे पर चुनाव के मद्देनजर मॉनिटर करेगा। इस पूरी कवायद से ये तो स्पष्ट है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हालात जब ज्यादा विकट होते दिख रहे थे, तो ऐसे में संघ को समाधान के लिए थोड़े सख्त तेवर दिखाने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक के 5वें संस्करण को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी डिजिटल सहयोग के उभरते क्षेत्र में भारत फ्रांस व्यापक विषयों पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है कि इस तरह का सहयोग बढ़ता रहे। पीएम ने कहा कि कई युवाओं ने फ्रेंच ओपन को बड़े उत्साह के साथ देखा। इन्फोसिस ने टूर्नामेंट के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की। चाहे फ्रांस की कैपजेमिनी हो या भारत की टीसीएस या विप्रो, हमारी आईटी प्रतिभाएं दुनिया भर में कंपनियों नागरिकों की सेवा कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने बयान में आरोप लगाया, समाज में भेदभाव और विपक्ष के प्रति बदले की भावना से कार्रवाई होने से भाजपा सरकार जनता की निगाहों में अपनी साख खो चुकी है और अच्छे दिनों की जनता की उम्मीदें टूट गई हैं। उन्होंने दावा किया, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई और समाजवादी सरकार बनने में गिने चुने दिन रह गए हैं और 350 से ज्यादा विधायकों की ताकत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत में आएगी। कल बहुजन समाज पार्टी के यूपी के आधा दर्जन बागी विधायकों ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद चर्चा यह शुरू हुई कि ये सभी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बसपा के बागी विधायक असलम रायनी ने नया दल बनाने का ऐलान किया था। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर कर लिखा, घृणित जोड़तोड़, वेश व जातिवाद आदि की संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे यह प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं, घोर छलावा है। जबकि उन्हें काफी पहले ही सपा व एक उद्योगपति से मिलीभगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हराने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि खुद एसपी में फूट है और उनके कई विधायक बीएसपी में आने को आतुर बैठे हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर में सर्राफा व्यापारी को गोली मारी गई। लखनऊ के पौष इलाके में बड़ी वारदात। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति पद पर प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है। कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका आदेश जारी कर दिया। प्रो त्यागी शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी फिरोजपुर में बतौर प्रोफेसर नियुक्त हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, पढ़ाई, नौकरी अथवा खेल प्रतिस्पर्धाओं के कारण विदेश यात्रा पर जाने वाले ऐसे लोग जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त कर ली है और 28 दिन का समय पूर्ण हो चुका है, वह दूसरी डोज लगवा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जिला अस्पतालों में विशेष टीकाकरण बूथ बनवाए जाए। सीएम से शिकायत के बाद एलडीए ने चंदन हॉस्पिटल लखनऊ को दिए जाने वाले जमीन आवंटन के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। एलडीए ने शिकायत के जवाब में कहा है कि चंदन सिंह फाउंडेशन द्वारा अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। एलडीए ने माना है कि प्रार्थना पत्र के आधार पर आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एलडीए ने अपने जवाब में कहा है कि विचाराधीन प्रक्रिया को निरस्त करते हुए ई ऑक्शन के माध्यम से प्रश्नगत भूखंड को विक्रय किए जाने का निर्णय लिया गया है। विधायी एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा कम दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी संस्कार जिंदा है, शहरों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। श्री पाठक विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर हेल्पेज इंडिया की ओर से वेबिनार में बोल रहे थे। उन्होंने बुजुर्गों के साथ बढ़ते दुर्व्यवहार पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे जुड़ी रिपोर्ट भी जारी की। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं के बारे में सचेत किया है, जो कल कुछ घंटों तक प्रभावित रहेंगी। एसबीआई ने ट्वीट किया कि हम 17 जून को 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच मेंटेनेंस एक्टिविटी का काम करेंगे। इस अवधि के दौरान सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी।
बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 22 जून को होगी, जिसमें नए कृषि कानून सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में किसानों को लेकर सरकार के किए कामकाज की भी चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। लोजपा के 6 सांसदों में से 5 ने चिराग पासवान की जगह पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुना था। अब दोनों समूह यह दावा कर रहे हैं कि उनका गुट ही असली लोजपा है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी में जारी भूचाल के बीच चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता रामविलास पासवान जब जीवित थे तब भी जदयू लोजपा को बांटने के काम में लगी थी। जब मैं बीमार था तब भी साजिश रची गई। चिराग पासवान ने मंगलवार को अपने ट्विटर पर एक पत्र साझा किया था। पत्र में उन्होंने अपने चचेरे भाई प्रिंस राज को रेप का आरोपी बताया था। इसके एक दिन बाद पीड़िता सामने आई है और उन्होंने आरोप की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रिंस राज नशीला दवा पिलाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया और शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया था। वाराणसी में सरकारी कार्यालयों को अब एक जगह देखा जा सकेगा। सरकारी कार्यालयों के लिए वाराणसी के कमिश्नरी कंपाउंड में जल्द ही बिल्डिंग का निर्माण होगा, जो काशी की भव्यता को और निखारेगा। इस पूरी इमारत में सरकारी कार्यालय होंगे। अब आम जनता को अपने कार्यों के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा, बल्कि एक ही बिल्डिंग में 45 सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे। बिल्डिंग को बनाने में कोई सरकारी खर्च नहीं होगा और इसका निर्माण 2 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर में रुदावल पुलिस थाना इलाके में स्थित बंशी पहाड़पुर गांव से निकलने वाला पत्थर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण में काम आ रहा है। सैंडस्टोन के नाम से जाने वाले इस पत्थर के खनन पर लंबे समय से रोक लगी हुई थी, जो अब हट गई है। जयपुर में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा इसका प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। सरकार ने काफी समय से इस पहाड़ी से पत्थर के खनन पर प्रशासन ने रोक लगा रखी थी। लखनऊ में 4 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हाथ थे। पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने किया गिरफ्तार, लाखों की ज्वेलरी और 2 किलो गांजा बरामद किया। आशियाना थाना पुलिस ने किया पर्दाफाश। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video